सो लेट्स कंटिन्यू विथ काइनेटिक्स। ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सो देखो जो 3 चैप्टर है उसके बारे में अपने को सबसे पहले बात करना है। एक तो है थर्मोडायनामिक्स, दूसरा इक्विलिब्रियम और तीसरा है काइनेटिक्स। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स जो है ये अपने को बताता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये अपने को बता रहा है। ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन पॉसिबल है, ओके, तो ये होगी या नहीं होगी ये इसके बारे में नहीं बता सकता। ओके, ये हो सकता है कि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल है, ठीक है फेवरेबल बट इट्स वेरी स्मॉल फेवरेबल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है कि इसका जो स्पीड है, ओके, वो बहुत कम है। ओके, सो अपने को थर्मोडायनामिक्स से स्पीड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स सिर्फ अपने को ये बताता है कि रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, या इट टेल्स नथिंग अबाउट द इंटरमीडिएट स्टेप्स। बराबर है। थर्मोडायनामिक्स अपने को सिर्फ स्टार्टिंग और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ओके, या फिर ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम्हारा फिनिश पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक तुम पहुँच सकते हो क्या, मतलब इज इट इवन पॉसिबल। ओके, ये बता रहा है। और अगर पॉसिबल है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये कहाँ तक होगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, इजंट इट। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है थर्मोडायनामिक्स का। सेकंड, इक्विलिब्रियम हमको बताता है कि हाउ फार द रिएक्शन विल प्रोसीड, ये कहाँ तक होगी, कितने एक्सटेंट तक होगी, और उसके बाद कहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इजंट इट। इसके बारे में अपन ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा, बट इट डज नॉट गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गेट टू दैट पॉइंट। ठीक है ना। अगर मान लो 80% रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो ये 80% होने के लिए कितना टाइम लगेगा इसके बारे में, रेट के बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमको सिर्फ पता चल रहा है कि ये कहाँ तक होगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है हमको होगी या नहीं होगी। तो इफ़ यू लुक एट इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स टुगेदर, यहाँ पे हमको स्पीड या रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट। थर्मोडायनामिकली दिस इज़ अ फिजिबल प्रोसेस। बराबर है, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कितने हज़ार साल लग जाएंगे, राइट, ये अपने को अभी भी नहीं मालूम। वी डोंट नो द रेट एट विच, इट्स अ वेरी स्मॉल रेट ऑफ कन्वर्जन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली वी सी दैट इन अवर एंटायर लाइफ स्पैन। ठीक है ना। फॉर अस दैट इज़ अ इम्पॉसिबल रिएक्शन, वी कैनॉट इवन इमेजिन कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि दैट इज़ अ पॉसिबल प्लेस। ओके, दैट इज़ अ पॉसिबल रिएक्शन। समझ में आया ना, ये कन्वर्जन पॉसिबल है, ये थर्मोडायनामिक्स हमको बता रहा है। ओके, सो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में काइनेटिक्स में अपन रेट या स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो रिएक्शन के रेट्स, ठीक है, इसके बारे में अपना को बात करना है। तो चलो बात करते हैं रिएक्शन और रेट के बारे में। ओके, तो रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, इसको अपन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड with other particles so that the reaction actually happen. Okay, so ये जो कोलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स के, इसके वजह से अपने को प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम कोलिजन थियोरी भी देखते हैं कि सिर्फ कोलिजन होना कि क्या ये ज़रूरी है, क्या इसके लिए और भी कोई पैरामीटर्स लगते हैं, ये सारे पैरामीटर्स अपन कोलिजन थियोरी में देखते हैं। ओके, कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्विकली होते हैं। ओके, ये रिएक्शंस हमको मालूम है, इन्हीं रिएक्शंस को हम जनरली स्टडी करते हैं। क्विकली बोले तो इट्स नॉट लाइक 1 मिनट। ओके, क्विकली बोले तो इट कैन बी फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, राइट। कुछ रिएक्शंस जो होते हैं दे आर सो स्लो दैट वी प्रोबेबली डोंट इवन ऑब्जर्व देम। ओके, फॉर एग्जांपल रस्टिंग, राइट। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं तो वी नो द रस्टिंग हैपन्स एंड वी नो दैट इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक फिजिबल प्रोसेस, वी नो दैट इट हैपन्स, राइट, बट हमने कभी भी रस्टिंग होते भी नहीं देखा है। हमने देखा है कि स्टार्टिंग में देयर वाज अ प्योर आयरन व्हाटएवर, राइट, एंड आफ्टर सम टाइम वी सी द रस्टेड आयरन। ओके, आफ्टर फ्यू मंथ्स और years we see that it has been rusted iron. We cannot actually observe the rusting, isn't it? So that is the thing, it's a slow process, the rate is very slow. Okay, so यहाँ पे जो भी अपन बात करेंगे it is with speed. ठीक है ना, स्पीड या रेट। ओके, केमिस्ट्री में वी डोंट केयर अबाउट स्पीड, फिजिक्स में ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, राइट। केमिस्ट्री में वी स्पीक ऑफ स्पीड और रेट इन द सेम टर्म।
ओके। सो कौन सी कंडीशंस लगती है ओके रेट चेंज होने के लिए, या कौन से कंडीशन से रेट उसका चेंज होता है, ये अपने को देखना है इस चैप्टर में। ओके तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं A to B, ठीक है, एंड देयर इज अ इक्विलिब्रियम एट सर्टेन पॉइंट व्हाटएवर, राइट। तो रिएक्शन वहाँ तक जारी है जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। ओके तो हम लोग जो है रेट को इस तरह से डिफाइन करेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है और उस चेंज के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके इसको अपन बोलते हैं रेट। तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में व्हेन वी स्टार्टेड द रिएक्शन हमने सिर्फ A लिया, इसमें B बिल्कुल नहीं था, इजंट इट। सो वी जस्ट स्टार्टेड विथ A। सो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे A का कॉन्सेंट्रेशन, तो A का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या बढ़ेगा, बताओ, कम होगा, इजंट इट। तो A का कॉन्सेंट्रेशन जो है थोड़ी देर में कम होगा, और जैसे जैसे अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे हर 2 मिनट या 5 मिनट या आधे घंटे के बाद जब अपन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करेंगे, ओके तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और उस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन के लिए टाइम मेजर करेंगे तो अपने को रेट मिलेगा उसका, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है, ओके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, रेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके क्लियर है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी चीज़ के लिए। वैसे ही अगर मैं B का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता हूँ, इजंट इट, तो B का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, इजंट इट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओके डिवाइडेड बाय टाइम, ओके तो ये भी जो रहेगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम, दिस इज इंक्रीजिंग, इजंट इट। तो यहाँ पे ये जो रेट रहेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो अपन देखते हैं उसको किस तरह से अपन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दिस इक्वेशन, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोनों का 1:1 का रेशियो है। सो जितने स्पीड से A का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा उतने ही स्पीड से B का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी होगा, इजंट इट। इसीलिए हमने डिफाइन कैसे किया है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी तुम ले सकते हो। ओके यू कैन आइदर टेक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, क्लियर है। अब इसको इक्वेशन के तौर पे किस तरह से लिख सकते हैं, अभी तुमने कैलकुलस किया है, ओके तो देखो किस तरह से अपन करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो 2 तरह के रेट्स होते हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अब डिफरेंस समझ लो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का, ओके। अब मान लो यहाँ से मेरे को किसी सिटी में जाने का है, कोई सिटी है जहाँ पे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना डिस्टेंस है, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, ओके। तो मेरे को जो स्पीड मिलेगा मेरा एवरेज स्पीड रहेगा वो, ओके। सो एवरेज स्पीड कैसे निकाल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड, दिस इज बेसिकली एवरेज स्पीड। अब यहाँ से मान लो कोई A to B जा रहा हूँ मैं सिटी में, ठीक है ना, A to B जा रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा जो स्पीड आ रहा है मान लो वो आ रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा स्पीड आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मैं घर से 70 स्पीड से, मतलब जो कार में बैठा उसी समय से लेके कार से उतरने तक मैं 70 की स्पीड से जा रहा था, इज़ दैट पॉसिबल? नहीं ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा रहेगा, स्टार्टिंग में स्पीड कम रहेगा, ओके। जब तक मैं सिटी में हूँ मेरी स्पीड वेरिएबल रहेगी, कि सिग्नल पे कम रहेगी, ट्रैफिक में कम रहेगी, खुला रास्ता है तो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। जब मैं हाईवे पे लगूँगा तो फिर मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ओके। ऑब्वियसली 90 और उसके ऊपर भी हो सकती है स्पीड। और जब मैं फिर से दूसरे सिटी में पहुँचता हूँ या इस सिटी में जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरी स्पीड फिर से कम हो जाएगी। और ये सबका मिला जुला जो एवरेज निकाल रहे हैं अपन, दैट इज़ 70 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट। लेकिन स्टार्टिंग में कम थी, बीच में ज़्यादा हो गई, फिर से कम होती जा रही है, इजंट इट। तो ये एवरेज स्पीड हो गई। तो ये अपने को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, इजंट इट। इट डजंट टेल यू अबाउट द पोजीशंस बेसिकली, या इसके लिए मेरे को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना पड़ता है, ओके। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये अपने को इंस्टेंटेनियस जो पोर्शंस है उसके बारे में या एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मेरे को बताता है कि ये पॉइंट पे मेरी कितनी स्पीड थी, ठीक है ना।
तो जैसे अपन यू नो इन अ मैक्रो स्केल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली इमेजिन दैट, बट जस्ट इमेजिन कि एट एनी पॉइंट यू लुक एट अ स्पीडोमीटर और तुमको जो स्पीड दिख रही है दैट इज़ ए इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है. सो वॉट एवर दैट स्पीड इज़ बेसिकली इट इज़ अ स्पीड बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स अपन सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत दूर नहीं है, वो बहुत ही नज़दीक के 2 पॉइंट्स है. ऐसे 2 पॉइंट्स अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट, उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना. सो दिस एक्चुअली गिव्स यू मोर आइडिया अबाउट इट एंड दिस लेस. ओके, सो हमारा जो काम रहेगा दोनों से रहेगा इनफैक्ट, लेकिन हम ज़्यादा एवरेज स्पीड के बारे में बात नहीं करेंगे. वी गोना टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना. सो ये दिस इज समथिंग वी गोना टॉक अबाउट. क्लियर है क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमारे कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है. सो ऑब्वियसली रेट निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? एवरेज रेट अगर निकालना है तो बी इज़ माई प्रोडक्ट ऑन डेल्टा, ये जो डेल्टा टी है दैट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम ए टू बी. सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूँ बी कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस बी इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम बाय इनिशियल टाइम. मतलब दिस इज बेसिकली डिफरेंस इन टाइम, ठीक है ना. सो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. देखो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज ये ज़्यादा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम है बेसिकली, इजंट इट. तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगा. रेट इज ऑल्सो पॉजिटिव. क्लियर है? रेट इज ऑल्सो पॉजिटिव. क्लियर है? अगर मैं इसी को रेट को ए के टर्म में अगर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? मेक सेंस? एवरेज रेट जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ए बाय डेल्टा टी. ओके, क्योंकि जितना बी बन रहा है उतना ए घट रहा है. घटने के लिए मैंने क्या कर दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे. ओके, नाउ द रेट इज एक्चुअली पॉजिटिव, राइट, और ये पॉजिटिव होना ही चाहिए. अगर मैं मान लो कि रेट को पॉजिटिव, मतलब रेट को कुछ नहीं करता मैं, ठीक है ना, रेट जिस जैसा आना है वैसा कैलकुलेट करता. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना, ए टू बी ये रिएक्शन है. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल, ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ओके, फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन कम है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम है. सॉरी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बराबर है. तो ये जो चेंज जो आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन का, ये आएगा नेगेटिव. तो रेट कैसा आ रहा है अपना? नेगेटिव रेट है ना. ये टर्म पूरा नेगेटिव आ जाएगा. दिस इज अ नेगेटिव रेट. तो नेगेटिव चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो रेट अपना नेगेटिव आ जाएगा. टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम हमने क्या कर दिया? ओके, इसको नेगेटिव कर दिया. अगर इसको नेगेटिव करता हूँ मैं तो रेट मेरा पॉजिटिव आता है. दैट्स वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन. ओके, इसेंशियली तुमको ये समझना है कि नेगेटिव साइन जब भी दिखेगा तो रेट जो तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. और अगर पॉजिटिव साइन हम लिखते नहीं है, ओके, अगर नेगेटिव साइन नहीं है मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन है. अगर पॉजिटिव साइन है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो इस तरह से मेरे को डायरेक्शनैलिटी भी पता चल जाती है इसी इक्वेशन से. नेगेटिव साइन वाला जो भी चीज़ रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द रिएक्टेंट, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. पॉजिटिव साइन वाला जो भी रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्ट, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ये हो गया मेरा एवरेज रेट. और इसी को मैं अगर इंस्टेंटेनियस रेट की इसमें लिखना है तो इट इज़ गोइंग टू बी सेम. डेल्टा के जगह डी लिख दूंगा. स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम. ओके, सिर्फ यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, एवरेज में ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है. ओके, कुछ मिनट्स की बात कर सकते हैं अपन. और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में जो पॉइंट्स है, जो डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, इन्फिनिटिसिमली स्मॉल डिफरेंस इन पॉइंट्स, ये अपन सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. ये दो इक्वेशन एब्सोल्युटली क्लियरली समझ में आ गए क्या? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है यहाँ पे वो ये फंडामेंटल चीज़ है कि तुमको रिएक्शन जब दिया होगा तो उसका इक्वेशन लिखते आना चाहिए. ठीक है ना, अपन देखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी अपन देखने वाले हैं एट द एंड ऑफ द क्लास. बट तुमको वो जो रेट इक्वेशंस है वो लिखते आने चाहिए फॉर एनी गिवन रिएक्शन. ठीक है, ये बेसिकली फंडामेंटल चीज़ हो जाती है. ओके,
तो रेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये अज्यूम कर लेते हैं अपन, ठीक है। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो रेट है अगर फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का जो भी रेट रहेगा, वी अज्यूम कि दैट इज़ अ डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इसके लिए मैं आर फॉरवर्ड एफ कर देता हूँ, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, देखो रेट अपने को लिखना है, दिस इज अ रेट, ठीक है ना, दिस इज अ रेट, या तो इसी को, ये जो रेट लिखा है मैंने, इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखना है तो ये लिखूंगा। सो ये बात तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि रेट को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, जो रेट है उसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। सो आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो इसको मैं के एफ लिख दूंगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये बेसिकली फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट हो गया, के एफ क्या हो गया, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। उसी तरह से रिएक्शन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा उसका भी मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो इस तरह से लिखूंगा उसको, इंस्टेंटेनियस रेट ही अपन यूज़ कर रहे हैं, माइनस डी बी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू के रिवर्स, मतलब रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ओके। सो दोनों रेट्स अपन ने लिख लिए, दोनों इक्वेशन के, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड के। ये चीज़ अच्छे से समझ लो, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ही है रेट, ओके। दिस एक्चुअली मीन्स रेट। हम रेट को इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं और इक्वेशन में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो हमको मालूम है ये जो दोनों जो रेट होते हैं दे आर एक्चुअली इक्वल, और यही से अपन ने इक्विलिब्रियम का लॉ डिराइव किया था, ओके। इफ़ यू रिमेंबर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन भी डिराइव किया था, मैं बता दूंगा। हालांकि लॉ ऑफ मास एक्शन का कोई काम नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन इज एक्चुअली थ्योरेटिकल, ठीक है। वी डोंट एक्चुअली यूज इट फॉर एनी कैलकुलेशन पर्पजेज, बट यू नीड टू नो दैट हमने इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन देखा था, हम लोग यहाँ पे भी वही देखेंगे। और लेकिन यहाँ पे अपन देखो डाइवर्जेंस पॉइंट आता है, जब लॉ ऑफ मास एक्शन लेते हैं, एक जगह हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हैं, एक तरफ में काइनेटिक्स की तरफ जाते हैं, और ये मैंने उस समय भी ये बात बताई थी तुमको। सो ये रेट कांस्टेंट्स हो गए, ओके। जो रेट कांस्टेंट है वो काय के ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ओके। इट विल डिपेंड अपॉन ऑल्सो ऑन द कैटलिस्ट, ओके। लेकिन लेट्स अज्यूम कर लो कि वी आर नॉट एक्चुअली यूजिंग कैटलिस्ट एट दिस पॉइंट, सो इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अगर देखना है तो जो रेट रहेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट लगता है, नॉट द रेट बट द रेट कांस्टेंट एक्चुअली इज कांस्टेंट, और ये तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। और जब दोनों को मैं इक्वल करता हूँ, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड को, सो ये हो गया के एफ और ये हो गया के बी, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो हमको कांस्टेंट मिलता है दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ये अपन ने इक्विलिब्रियम में देखा था, क्लियर है? यस सर। सो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, के एफ ए इक्वल टू के आर बी, राइट, और के एफ और के आर को हम साथ में लिख देते हैं इस तरह से। सो दिस बिकम्स के सी अ न्यू कांस्टेंट, ओके। ये छोटे छोटे के है, ये बड़ा के हो गया दोनों का मिला के, ओके, दोनों कांस्टेंट रहने की वजह से, एंड देन बी डिवाइडेड बाय ए, ये अपना इक्विलिब्रियम का लॉ हो गया, इक्विलिब्रियम लॉ, ओके। अब ये जो लॉ है ये अपन ने डिराइव किया था फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके। लॉ ऑफ मास एक्शन बड़ा सिंपल सा लॉ है, ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, ओके। तो हम लिखते हैं के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड, ओके, इज इक्वल टू, लॉ ऑफ मास एक्शन लिख ले, नॉट रेट इक्वेशन, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, तो इसको इक्वली कर देते, के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। इज दिस क्लियर? इसको क्या बोल रहे हैं अपन,
लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे ही लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की इक्वलाइज करते हैं अपन, वी गेट दैट इक्वेशन। ओके, या पावर की साइन जो आ रही है दैट इज फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, इजंट इट? जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसी का साइन ले रहे हैं अपन। इक्विलिब्रियम में अपन वही करते हैं, इजंट इट? इक्विलिब्रियम में अपन जो बैलेंस्ड इक्वेशन होता है उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उसी को पावर में लेते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल इससे बना हुआ है इसलिए, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन इज बेसिकली थ्योरेटिकल। ओके, ये समझ में आ गया? यस Yes, sir. Yes, sir. तो अब अपन इक्वेशन देखते हैं, एक रियल इक्वेशन N2O5 डिकम्पोजेस टू गिव यू NO2 and O2, ठीक है ना। तो इसका जो रेट इक्वेशन है वो कैसे मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इस इक्वेशन में ध्यान में रखो, ये इक्वेशन स्पेसिफिकली चूज़ किया है मैंने ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज़ 1, इजंट इट? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का है, तो इसका रेट इक्वेशन मैं बड़े आसानी से लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन का रेट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसके फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या इसके फॉर्म में भी। मैंने ऑक्सीजन चूज़ किया क्योंकि इट इज़ ईजी, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, तो मैं लिखता हूँ रेट ऑफ दैट इक्वेशन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, बराबर है। ओके, जब कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं तो कैसे यूज़ करूँगा मैं उसको, क्लियर है ना, वो देखना है अपने को। लेकिन इसके टर्म्स में तो इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि रेट जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय dt। ओके, सो दैट इज हाउ आई राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ O2। लेकिन व्हाट अबाउट इन टर्म्स ऑफ NO2 एंड N2O5? ओके, हमको इतना मालूम है कि ये निगेटिव में आता है, इजंट इट? इसके सामने नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, और ये जो दोनों टर्म्स है NO2 एंड O2 दैट शुड बी पॉजिटिव क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो मेरे को ये मालूम है कि अगर मान लो कि O2 फॉर्म हो रहा है, ओके, तो जब 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म होगा तो 4 मोल ऑफ NO2 फॉर्म होगा और 2 मोल्स ऑफ N2O5 कंज्यूम होगा। ओके, सो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो रेट है दैट इज रिलेटेड टू NO2 एज वेल एज N2O5, ठीक है ना। तो मैं जब लिखूंगा इनको, सो 1 मोल ऑफ O2 ओके इज इक्वल टू, सो अपन जैसे रेट लिखना है ना, ओके, सो क्या मैं ये बोल सकता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, बराबर है? ऐसी हो रहा है ना। जब 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन रहा है तो 4 मॉलिक्यूल NO2 के बन रहे हैं, इजंट इट? और इसको, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू, ओके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 टाइम्स 4। ओके, अब ये 4 को मैं इधर ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। मेक सेंस? मतलब जो कोएफिशिएंट था वो एक्चुअली 1/4 हो गया, ओके, 1 बाय दैट कोएफिशिएंट हो गया। उसी तरह से जब मैं इसको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करूँगा इट इज़ गोइंग टू बी 1/2। ओके, क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, सो ये इक्वेशन पूरा कैसे दिखेगा इन टर्म्स ऑफ ऑल द 3 स्पेसीज, ठीक है। रेट इज इक्वल टू, ओके, दिस इज रेट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके, DO2/dt। दिस इज रेट इन टर्म्स ऑफ NO2, ओके, NO2 1/4 हो गया ये, ओके, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, है ना, 4 गुना है, ओके, एज कम्पेयर टू दिस, इजंट इट? तो इसलिए 1/4 करेंगे, एंड दिस इज एक्चुअली हाफ, ओके, इसका जो डिकम्पोजिशन है दैट इज हाफ विद रिस्पेक्ट टू O2, ओके, तो नॉट हाफ, सॉरी, ट्वाइस, इजंट इट? ओके, विद रिस्पेक्ट टू O2, तो यहाँ पे अपन ये हो जाएगा हाफ, ओके। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है तो 2 मॉलिक्यूल NO2 के डिकम्पोज होते हैं, ओके, तो इसको अपन 1/2 लिखेंगे। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे देखो माइनस साइन इंडिकेट्स इट इज़ अ रिएक्टेंट, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दीज आर प्रोडक्ट,
ओके तो ये पूरा इक्वेशन जो है ये रेट, तो रेट अगर मेरे को एक्सप्रेस करना है तो आई कैन आइदर यूज़ दिस और जस्ट यूज़ दैट और जस्ट यूज़ दैट, ठीक है ना। तो किसी एक स्पेसिस को लेके मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे को किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज पता होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी रेट इक्वेशन में अपन वो स्पेसिस चूज़ करते हैं अगर प्रैक्टिकली करना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना बड़ा आसान है, या सो दिस एक्सप्रेसिंग दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुमको ये लिखते आना चाहिए। ऑलराइट, दीज आर ऑल रेट्स ऑफ दैट रिएक्शन, ओके। तो 3 फॉर्म्स में मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 3 में से जो भी मेरे को लगता है वो मैं यूज़ करूँगा, ओके। इट डजेंट रियली मैटर विच वन यू यूज़, यू गेट द सेम आंसर, यू गेट द सेम रेट। तो एक्सपेरिमेंटली हाउ डू आई डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट मैं किस तरह से डिटरमाइन करूँगा एक्सपेरिमेंटली। सो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम, ओके, टी may be determined by concentration versus time graph, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, concentration versus time graph प्लॉट करूँगा, alright। तो यहाँ पे देखो this is a concentration versus time, okay, so this is a concentration on y axis, time on the x axis, and I plot a graph for a to b, ठीक है ना। तो पहले मैं ये जो ले रहा हूँ that is a for a, ठीक है ना, concentration of A प्लॉट कर रहा हूँ ऑन दिस साइड, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. So what happens to the concentration of A over period of time? It decreases. Yes. So let's say I start with this point, okay, and after few minutes or so, मैं फिर से concentration determine करता हूँ, okay. After few minutes again I determine the concentration of A. ऐसा करते करते मैं देखता हूँ कि मेरे को एक लाइन मिल सकती है, ये मैं ड्रॉ करता हूँ, ओके। सो दैट इज़ द लाइन, ये मेरा ग्राफ मिल गया। सो दिस इज़ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम, क्लियर है। और अगर वैसे ही मैं अगर प्रोडक्ट के लिए लेता हूँ, ओके, सो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0.0 क्योंकि इनिशियल जो इसका कॉन्सेंट्रेशन था दैट वाज 0, राइट। और जैसे जैसे मैं इसको करता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई गेट फ्यू डॉट्स, ठीक है ना। दीज आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, इस तरह से, और ये इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इन डॉट, आई गेट दैट ग्राफ, ओके। तो ये प्रोडक्ट के लिए ग्राफ हो गया, कॉन्सेंट्रेशन देखो इंक्रीज हो रहा है, ये रिएक्टेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। नाउ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस लाइन, ओके। तो मैं इस ग्राफ को एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ जो किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ओके। सो ये जो टेंजेंट है वो किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो इसेंशियली जहाँ पे भी ये टच करेगा पॉइंट, ओके, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी इंस्टेंटेनियस रेट। क्या देगा मेरे को, इंस्टेंटेनियस रेट जहाँ पे ये टच कर रहा है, ओके। अगर मान लो मैं इसको टेंजेंट न ड्रॉ करते हुए आई टेक एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना, और उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया, दिस इज डेल्टा सी, बराबर है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस इज डेल्टा टी, ओके। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम, तो ये क्या दे रहा है मेरे को, एवरेज रेट, क्लियर है क्या। ये इस तरह से मेरे को एवरेज रेट मिल रहा है, और इस तरह से अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन जिस पॉइंट पे टच हो रही है, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट पे टच हो रही है ये लाइन, तो ये पॉइंट का ये लाइन का जो स्लोप रहेगा, स्लोप दैट इज़ इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस रेट। उस पॉइंट पे मैं इसका स्लोप चेंज कर देता हूँ, इज इट पॉसिबल, या समथिंग लाइक दिस, और इसको फिर अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ, ओके, जहाँ पे भी ये टच हो रहा है लाइन, तो अब जो मेरे को इसका रेट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो तुमको क्या लगता है, 2 पॉइंट्स है अपने पास, ओके, देख के बताओ मेरे को कि कौन से पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है। ये एक पॉइंट ए है, ओके, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर, दिस इज पॉइंट ए,
क्या, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. सो कौन से पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है या कौन से पॉइंट पे रेट ज़्यादा है, ये बताओ. इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं अपन. मेक सेंस है ना. ए पे ज़्यादा है. ए पे ज़्यादा है क्योंकि इस ग्राफ में जो रेट है दैट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट. ए का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. ओके, ए इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट एक्चुअली अपना. ओके, एनीवे, सो जो रिएक्टेंट है अपना उसका कॉन्सेंट्रेशन ये पॉइंट पे ज़्यादा है, इसलिए रेट ज़्यादा है. और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, क्या तुमको दिख रहा है रेट भी डिक्रीज़ हो रहा है. आई कैन यूज़ अ थर्ड लाइन, यू कैन से थर्ड पॉइंट, और इसको मैं ड्रॉ करता हूँ मे बी यूजिंग दिस. ओके, तो ये पॉइंट पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. सो कैन यू सी द स्लोप यहाँ पे ज़्यादा, ये पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे रेट ज़्यादा है. ओके, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑल्सो मोर. तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, इसका मतलब रेट भी ज़्यादा मिल रहा है, इजंट इट. तो अगर देखा जाए तो इस तरह के ग्राफ में हम क्लियरली बोल सकते हैं कि एट द बिगिनिंग द रेट इज़ हायर, ओके, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ हाई. और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे जो रेट है वो डिक्रीज़ होता है. कैन आई से दैट? इज़ दैट रीजनेबल थिंग टू से? यस. Okay. Similarly, if you look at the product graph, you get the same idea basically. Yeah. अगर मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया. ओके, तो ये दोनों पॉइंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ड्रॉ करता हूँ. दिस इज डेल्टा सी. ओके, एंड देन एट द सेम टाइम आई डू टाइम को प्लॉट करता हूँ डेल्टा टी. ओके, आई गेट डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, दैट इज़ द एवरेज रेट बिटवीन दीज टू पॉइंट. ये दो पॉइंट का एवरेज रेट मिल रहा है मेरे को. ठीक है, 1 सेकेंड. या ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे को इंस्टेंटेनियस रेट मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे मेरे को एवरेज रेट मिल रहा है, इजंट इट. यहाँ पे मेरे को एवरेज रेट मिल रहा है. और अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, ठीक है ना, टेंजेंट निकालता हूँ जैसे यहाँ पे दिया है. सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे जो टाइम है बेसिकली, सो दैट इज़ द टाइम. So at that point, okay, at that point जो slope निकालता हो इस tangent का, that is going to be the instantaneous rate of this point. Clear है क्या? ये मेरे को instantaneous rate दे रहा है. Okay, ये clear है, understood है? Yes, sir. So essentially what I can do from the graphs is I can calculate both एवरेज रेट एज वेल एज इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और मेरे को जो स्लोप रहेगा उससे मेरे को, है ना, इसका इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा. ठीक है, एवरेज रेट तो कहीं पे भी अपन निकाल सकते हैं, तुमको ये आता ही है बेसिकली. ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इंस्टेंटेनियस रेट एज वेल एज एवरेज रेट किस तरह से अपन निकालते हैं यूजिंग ग्राफ. तो ये जो चीज़ अपन ने देखी है अभी, इसको अपन आगे यूज़ करेंगे, नॉट इन टुडेज क्लास बट इन प्रॉब्ली द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको यूज़ करना ही है. तो अब हम देख रहे हैं कि हाउ टू राइट द रेट लॉ. ठीक है, सो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, रेट लॉ. ठीक है, सो रेट यहाँ पे इक्वेशन ले लेते हैं. ओके, ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, और छोटे ए बी और सी डी जो है these are stoichiometric coefficients. Okay, अब इसका जो लॉ ऑफ मास एक्शन मैं लिखता हूँ, ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा लिखता हूँ, रेट इज इक्वल टू, ओके, के फॉरवर्ड, ठीक है, टाइम्स ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी. बराबर है. दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन. ये मैं सीधा सीधा इक्वेशन देख के लिख रहा हूँ. ओके, इसके लिए मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिंपल इक्वेशन देखा है और उसी इक्वेशन को देख के मैं ये कर रहा हूँ ना. अगर मेरे को रेट लॉ लिखना है तो मैं उसको इस तरह से लिखूँगा. सेम है, देखो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है तुमको, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैंने a का पावर m लिया है नॉट a, और b का पावर n लिया है नॉट b. ठीक है, ये m और n जो है,
okay, m or n, these are experimentally determined value. okay, a और b जो values है, these are from the balanced chemical equation. okay, so this is law of mass action, this is rate law. इसका मतलब क्या हो गया, अगर m और n ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है तो रेट लॉ क्या हो गया, ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हो गया. ओके, ऑन द अदर हैंड लॉ ऑफ मास एक्शन इज एक्चुअली थ्योरेटिकल. क्लियर है, ये अपन बैलेंस्ड इक्वेशन से ही लिख रहे हैं, इसके लिए मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इजंट इट, सीधा सीधा इक्वेशन था जो केमिकल इक्वेशन था, उसी इक्वेशन से मैंने सीधा सीधा लॉ ऑफ मास एक्शन लिख दिया. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ है m और n की, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b. ठीक है ना, सो m मे बी इक्वल टू a और मे नॉट बी इक्वल टू a. ठीक है ना, उसी तरह से n मे बी इक्वल टू b और मे नॉट बी इक्वल टू b. ठीक है, ये इससे कोई लेन देन ही नहीं है अपने को. मतलब ये जो a और b है इन दिस बैलेंस्ड इक्वेशन, छोटा a छोटा b, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस. ओके, दिस इज एक्चुअली थियोरेटिकल, ये पूरा थियोरेटिकल है. दिस इज एक्सपेरिमेंटल. सो देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन स्मॉल a एंड b एंड m एंड n. इनका कोई कोरिलेशन नहीं है. m एंड n अपने को हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना पड़ता है. ओके, सो रेट लॉ इस तरह से अपन लिखते हैं. ओके, लिखने के लिए वी यूज़ द सेम प्रोसेस जैसे मास लॉ ऑफ मास एक्शन यूज़ करते हैं, उसी तरह से लिखते हैं. बेसिकली सिर्फ जो पावर के जो टर्म्स आएंगे, ओके, दे कैन बी एनी नंबर. इनफैक्ट दे कैन बी फ्रैक्शंस. ओके, दे कैन बी 0, दे कैन बी 1, दे कैन बी फ्रैक्शंस. ओके, सो लॉ ऑफ मास एक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल थियरी जैसे काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, एंड रेट लॉ जो है इट इज़ डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली जैसे कि वैन डर वाल्स इक्वेशन. ओके, एम एन एन जो है, ओके, ये इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, जो m था वो a का पावर था, जो n था वो b का पावर था. इजंट इट? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है, इसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होता है, फॉर एग्जांपल जैसे SN1 और SN2 अपन, राइट, SN1 में अपन ने जो रेट इक्वेशन था SN1 का, ओके, उसी तरह से E1 E2 यू कैन ऑल्सो से इज इक्वल टू K. ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं. ओके, जैसे RX लेते हैं अपन. ठीक है ना, SN1 में अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन RX. SN2 में अपन लिखते हैं रेट ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन नॉट जस्ट ऑन RX बट ऑल्सो ऑन न्यूक्लियोफाइल. Isn't it? What is the difference here? यहाँ पे पावर दोनों का सबका 1 1 है. ठीक है ना, मतलब यहाँ पे m है, m की वैल्यू आ रही है 1. दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ओके, RX जो है वो आ रहा है 1 1. ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे जैसे अपन लिखते हैं जो इक्वेशन लेते हैं रेट इक्वेशन. ठीक है ना, सो इफ़ यू रिमेंबर ये अपन लिखते हैं RX प्लस OH minus ion gives you ROH plus X minus ion. ठीक है ना, इज दिस इक्वेशन SN1 और SN2, ये हम नहीं बता सकते, देख के नहीं बता सकते. हमने स्पेसिफिकली सीखा था कि किस तरह के कंडीशंस में SN1 देगा, किस तरह से कंडीशन में SN2 देगा. मतलब सिर्फ इक्वेशन लिखा है, इससे मेरे को पता नहीं चलता कि SN1 SN2 है, मेरे को कंडीशंस देखने पड़ते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये टर्शरी है, ओके, ये एक्यूएस कंडीशन ले रहे हैं अपन, मान लो दिस इज यू कैन टेक समथिंग लाइक एक्यूएस NaOH. ठीक है ना, एक्यूएस NaOH ले रहे हैं, तो अगर ये टर्शरी है तो ये SN1 देगा, अगर ये प्राइमरी है तो SN2 देगा. अंडरस्टूड है कि ये बराबर है ना. बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ने यही पढ़ा था, है ना. अगर मैंने RX टर्शरी लिया, एक्यूएस कंडीशन है, इट बिकम्स SN1. अगर ये प्राइमरी ले लिया तो इट बिकम्स SN2. ओके, इट कैन बी E2.
ओके, इट कैन बी इवन. सो ये सारी चीज़ें, बट वी आर जस्ट कंपेयरिंग SN1 एंड SN2. ओके, तो यहाँ पे जो टर्म आता है जो अपन लिखते नहीं हैं वो है जो न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारा, उसका जो पावर आ रहा है दैट इज एक्चुअली 0. ओके, मतलब रेट ऑफ इक्वेशन जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX, और उसका पावर 1 है. सो इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अपन ने इसको यूनिमोलिकुलर बोला था, ठीक है. इट्स एक्चुअली मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए यूनिमोलिकुलर भी सही है, राइट, बिकॉज इट इन्वॉल्व जस्ट वन मॉलिक्यूल इन द रेट इक्वेशन. ये अपन मॉलिक्यूलरिटी जब पार्ट आएगा तब अपन उसको कवर करेंगे, ठीक है. इसी इक्वेशन इसी चैप्टर में वो क्लियर भी हो जाएगा इसको अपन यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं, बट इज़ एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ओके, यहाँ पे जो कोइफिशिएंट्स है दोनों का सम अगर करता हूँ मैं तो मेरे को क्या मिलता है 2 SN2 में, ठीक है. ये SN2 है एंड दिस इज SN1, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वो लिख रहा हूँ. तो ये दोनों का सम आ रहा है 2, तो दिस इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर, जो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर होता है दैट इज सेकंड ऑर्डर. तो अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं, ओके, दिस इक्वेशन SN1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू RX इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज 0. ओके, और टोटल ऑर्डर जो आता है या ओवरऑल ऑर्डर जो आता है इस रिएक्शन का दैट इज 1 + 0. ओके, उसी तरह से SN2 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू RX इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो 1, इसीलिए ओवरऑल जो आता है इसका दैट इज 2. सो ओवरऑल जो रहता है दैट इज सम ऑफ ऑल दीज पावर्स दैट इज गोइंग टू गिव अस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. जैसा अपन ने SN1 और SN2 में निकाला है, यू कैन ऑल्सो हैव मोर. ओके, यू कैन ऑल्सो हैव फ्रैक्शन, ऑर्डर कैन ऑल्सो बी फ्रैक्शन. ऑलराइट, सो एसेंशियली दिस गिव्स यू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए मेरे को क्या करना है, रेट लॉ लिखना है, यस और नो. अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मेरे को M+N निकालना है, उसके लिए मेरे को रेट लॉ लिखना है. और रेट लॉ अपन कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली. दिस कैन नॉट बी डन थ्योरेटिकली, ठीक है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन ओनली बी डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली. It cannot be derived or determined from the coefficients of a balanced equation. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन का इसमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसके स्पेसिस के आगे इसका कोई रोल ही नहीं है. ओके, इजंट इट. फॉर एग्जांपल जो अपन ने देखा SN1 में और SN2 में द इक्वेशन इज बेसिकली सेम. दोनों केसेस में इक्वेशन तो सेम ही आ रहा है ना, कंडीशंस अलग है, उसके वजह से उसका ऑर्डर चेंज हो गया, उसका रेट चेंज हो गया, इजंट इट. So it depends upon that. So it is only experimentally determined. ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, हमने रेट कांस्टेंट देखा अभी थोड़ी देर पहले. ओके, तो इसेंशियली तुमको रेट कांस्टेंट का यूनिट मालूम रहना चाहिए. ये अपन डिराइव करते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये मालूम रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसी के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं या फिर इसको यूज़ करना पड़ता है तुमको to determine various things. Most importantly, you must know the rate constant for any reaction. ठीक है, any sort of reaction. तो देखो रेट लॉ जो है उसको अपन ऐसा लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस dA/dt इज इक्वल टू K⁴m. ठीक है ना, ये फॉर सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं अपन A to B. ठीक है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. ओके, और जब मैं M ले लेता हूँ इट बिकम्स अ रेट लॉ. ओके, M इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर. ओके, और इसको अपन बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A. ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A जो भी रहेगा इसका. ओके, द फर्स्ट ऑर्डर रह सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है. जैसे M की वैल्यू अगर 1 है तो ये जो रिएक्शन रहेगा A to B दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑर्डर. ओके, अगर M इज इक्वल टू 0 इट इज गोइंग टू बी 0 order. Okay, M can also be equal to 2. This is going to be third order. Sorry, second order. क्या लिख रहा हूँ मैं, second order. Clear है?
So you can either have first order, zero order, second order. You can also have fractional numbers also. That is also fine. ठीक है ना. लेकिन जनरली अपन 0, 1, 2 इन मोस्ट केसेस 3 थर्ड ऑर्डर तक देखते हैं. उसके ऊपर रिएक्शंस जनरली होते ही नहीं हैं. ओके, जनरली जो रिएक्शंस होते हैं दिस आर बेसिकली 0 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. ओके, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर बहुत कम कॉमन है एक्चुअली. फोर्थ ऑर्डर मतलब निग्लिजिबल है. ओके, और उसके हायर ऑर्डर जनरली होते ही नहीं है. क्यों नहीं होते ये सब एक्सप्लेनेशन तुमको आगे मिलेगा. ओके, काइनेटिक थियरीज में. सो इसेंशियली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ, या इसका यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम, मतलब मोलैरिटी पर सेकंड, इजंट इट? मोल्स पर लीटर पर सेकंड है. सो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकंड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड हो गया. ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड का ये यूनिट है तो राइट हैंड साइड का भी सेम होना चाहिए. ओके, इसेंशियली मेरे को जो यूनिट रहेगा ये, इसका यूनिट जो रहेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी m टू द पावर m, इजंट इट? दिस इज ब्रैकेट वाला जो टर्म है दैट इज मोलैरिटी, उसका पावर टर्म m. या सो आई नो दिस, आई नो दैट. मेरे को k विच इज़ द रेट कांस्टेंट, इसका यूनिट निकालना है, इजंट इट? तो मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूंगा माइनस. ओके, तो ये होता है ओके k के लिए मोलैरिटी पर सेकंड, और फिर ये जो टर्म है ओके इसको मैं यहाँ पे ला लिया नीचे में, टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी ये हो जाएगा मोलैरिटी टाइम्स m. ठीक है, और इसको मैं ऊपर लेके चले जाऊँगा तो ये हो जाएगा मोलैरिटी ओके माइनस m माइनस 1 s माइनस 1. ठीक है ना. सो बेसिकली ये हो गया. अगर इसको मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा तो इसको अपन ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे. वी कैन प्लग इन द वैल्यूज़, और ऑर्डर के लिए इक्वेशंस मिलते हैं अपने को फॉर 0 फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर. उसके लिए अपन ये इक्वेशंस देख लेंगे. यूजुअली दिस इज़ ये नो दिस इज़ नॉट इजी टू रिमेंबर. ये जो फॉर्मेट होता है ये याद रखने के लिए आसान है, एंड देन यू एक्चुअली नीड टू डू दैट. कैलकुलेट करना पड़ता है एवरी सिंगल टाइम. सो that's why I'm saying कि it's better to you just remember the order of the reaction or the rate constant unit for each order of the reaction. ठीक है ना, 0 फर्स्ट एंड सेकंड के लिए अगर याद रखोगे तो. बट दिस इज जनरल फॉर्म. ठीक है ना. maybe I can simplify it. That's fine, I guess. That is the best we could actually do. ठीक है ना, that is the best we could do. So that is the general form for the unit of K for any order of the reaction. Okay, understood है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's look at order of the reaction. Let's look at units for K for different orders. तो पहले अपन ले रहे zero order reaction. ठीक है ना. तो ज़ीरो ऑर्डर तो बेसिकली अगर लिखना है मेरे को तो रेट इज़ इक्वल टू के. ये होता है ज़ीरो ऑर्डर, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन, है ना. तो जो पावर जो टर्म होता है दैट इज़ ज़ीरो. एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो इस केस में, या एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो. तो रेट तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, इज़न्ट इट? ये मेरा रेट इक्वेशन हो गया, रेट लॉ हो गया. ये अंडरस्टूड है? ये रेट लॉ हो गया. ऑलराइट. सो दिस इज़ एक्चुअली ज़ीरो, इसलिए मैं इसको पावर ज़ीरो हो गया तो 1 हो जाएगा ये बेसिकली. ओके, सो डी ए बाई डी टी माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन ले रहे हैं अपन, इक्वल टू के टाइम्स 1. ओके, सो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोलैरिटी पर सेकंड. ओके, मोल्स पर लीटर पर सेकंड और मोलैरिटी पर सेकंड. क्लियर है क्या? That is the unit for K for zero order reaction. Zero order reaction है तो ये हो जाता है moles per liter per second. Okay, this is basically the unit of rate. Yeah, change in concentration over change in time. Yeah, बराबर है ना. सिंपल इक्वेशन K इज इक्वल टू रेट हो रहा है. ओके, अगर मेरे को K निकालना है फॉर ज़ीरो ऑर्डर
तो मेरे को क्या करना है, उस रिएक्शन का रेट निकालना है, dA/dt। अब ये कैसे निकालूंगा, -dA/dt, ये निकालूंगा बाय टेकिंग आउट द स्लोप। टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ना मेरे को, कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस निकालना पड़ेगा, टेंजेंट, मेरे को रेट मिल जाएगा। अब जीरो ऑर्डर है तो दैट रेट इज ऑल्सो इक्वल टू k। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऑलराइट। नेक्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो पावर आता है, ओके, डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, -dA/dt के a का पावर यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे a का पावर आ रहा है 1। ओके, मतलब m की वैल्यू हो गई 1। ओके, लेफ्ट हैंड की यूनिट्स है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या इजंट इट? लेफ्ट हैंड की यूनिट्स है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और राइट में ये आ रहा है मोल्स पर लीटर। ओके, सो मोल्स पर लीटर पर सेकंड, देखो यहाँ पे इस तरह से निकालना बड़ा आसान जाता है, रादर देन यू कैन यूज़ दैट जनरल फॉर्म, ठीक है। बट इफ़ यू कुड रिमेंबर जनरल इक्वेशन, तो उसमें तुम सिर्फ ये जो वैल्यू है पावर की वो रखनी है उस जनरल फॉर्म के इक्वेशन में, यू गेट द यूनिट, इजंट इट? सो मोल्स पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाता है, k इज इक्वल टू पर सेकंड, ठीक है। सो लेट्स डू दैट फॉर दिस फॉर्म, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन था, ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए इसी इक्वेशन से निकाल रहा हूँ मैं। m की वैल्यू जो है वो है 0, सो m इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, है ना, ये 0 हो गया फॉर ज़ीरो ऑर्डर, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा m टू द पावर 1, ओके, नहीं लिखूँगा, एंड सो मोलरिटी पर सेकंड, और लिख रहा हूँ मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ये कौन से इक्वेशन के लिए हो गया, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। यस Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ऑर्डर के लिए m की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1 रख दिया है यहाँ पे, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, मतलब m टू द पावर 0, ओके, और टू द पावर, तो ये हो गया 1 बेसिकली। सो यहाँ पे जो यूनिट आ रहा है दैट इज़ पर सेकंड, सो m की वैल्यू, ये दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर के लिए अगर निकालना है तो इसी तरह से निकालूंगा मैं, ओके, सो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर के लिए 2, ठीक है, m इज इक्वल टू 2 फॉर सेकंड ऑर्डर, तो ये क्या हो जाता है, m टू द पावर -1, बराबर है। और ये उसको अगर एक्सप्रेस करना है तो ये लिखूंगा मोल्स पर लीटर, इजंट इट? तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर मोल, सो लीटर पर मोल हो जाएगा, इजंट इट? इनवर्स में लिखना पड़ेगा ना मेरे को, मोल्स पर लीटर का इनवर्स, तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। दिस इज़ फॉर सेकंड ऑर्डर। उसी तरह से अगर मैं थर्ड ऑर्डर लिखता हूँ तो ये अभी मेरे को एक सीधा सीधा पैटर्न दिख रहा है, देखिए ये इनसे मेरे को एक सीधा सीधा पैटर्न दिख रहा है, वो हो रहा है कि थर्ड ऑर्डर के लिए m-2 पर सेकंड, ओके, तो ये हो जाएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए, ओके। अगर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होती, ओके, जनरली होते नहीं है, बहुत कम, एज फार एज आई नो, ओके, दे आर एक्सट्रीमली रेयर रिएक्शन, तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो जाएगा इस तरह से, इजंट इट? माइनस ऑफ जो भी ऑर्डर है -1, ओके, जो भी ऑर्डर है फोर्थ ऑर्डर ना, तो 4 - 1 हो जाएगा 3, उसका नेगेटिव ले लेना है, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो आई थिंक इट्स फाइन, इट्स ईजी टू रिमेंबर। सो ये हो जाएगा, फिर लिखना ही है तो L³ लीटर क्यूब पर मोल क्यूब पर सेकंड, ओके। सो इस तरह से मैं किसी भी ऑर्डर के रेट इक्वेशन का यूनिट निकाल सकता हूँ फ्रॉम दैट इक्वेशन, या और यू कैन ईजीली सॉल्व इट यूजिंग बाय दिस सिंपल थिंग, या रेट इक्वेशन लिखो, दिस इज़ मोर कन्वीनियंट एक्चुअली, दिस इज़ मोर यू कैन से एजुकेशनल, ठीक है। सो इसेंशियली तुमको क्या करना है कि रेट इक्वेशन लिख लो, इसका रेट लॉ लिख लो,
या रेट लॉ लिख लिया, इसका यूनिट तो मेरे को मालूम है दैट इज़ मोल्स पर लीटर, और फिर इसका यूनिट जो भी है मोलैरिटी पर जो भी टर्म आएगा वो लेके के सॉल्व कर लो। होगा क्या अभी, इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इफ़ इट इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर इक्वेशन दिस इज़ ज़ीरो, तो ये कैंसिल हो जाता है, ओके। एंड ये जो मिल रहा है तुमको दैट इज़ द यूनिट फॉर ज़ीरो ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर दैट इज़ 1, तो ये आएगा मोल्स पर लीटर, ओके। और ये कैंसिल हो जाता है, यू गेट के इज इक्वल टू पर सेकेंड। अगर सेकंड ऑर्डर लेता हो तो ये सब स्क्वायर हो जाएंगे, इजंट इट? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक बचा रहेगा मोल्स पर लीटर, ओके। तो ये इन्वर्स में आ गया, तो ये हो जाएगा इस तरह से, दिस इज़ फॉर सेकंड ऑर्डर। तो यही से मैं निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, आई कैन डिराइव द रेट कांस्टेंट यूनिट्स फॉर एनी ऑर्डर। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट है ये इंडिपेंडेंट है, isn't it? It only, इसका जो यूनिट है that is in per second for first order reaction. It does not depend upon the concentration. Clear है? जैसे zero order actually depends upon the concentration, right? Zero order rate constant it depends upon the concentration, लेकिन first order का it does not depend upon the concentration. Clear है? तो इसका जो significance है ये अपने को आगे आएगा। So for second order we similarly can derive the units. The K का यूनिट आता है लीटर पर मोल पर सेकंड, ऑलराइट, या पर मोलर पर मोलैरिटी पर सेकंड या पर मोलर पर सेकंड, ठीक है। और दिस इज़ फॉर थर्ड ऑर्डर अगेन, सिंपली इसका ये करना है, पावर करते जाना है अभी, इजंट इट? तो ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। तो फोर्थ के लिए इसका पावर 3 हो जाएगा, बेसिकली फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इसका पावर 3, ओके। फिफ्थ ऑर्डर अगर रहा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 4, ओके। वी गेट दोज यूनिट्स, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ के। देखो यूनिट से मैं, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए यूनिट जो आ रहा है के का दैट इज़ डिफरेंट, इजंट इट? ज़ीरो के लिए अलग है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, हर ऑर्डर के लिए इट इज़ डिफरेंट यूनिट, ओके। के इज़ अ कांस्टेंट, बट इसका यूनिट जो आता है वो अलग आता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो मैं के यूनिट से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए, और तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। के यूनिट से, अगर के का यूनिट ये दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर, दिस इज़ फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर के का यूनिट ये दिया है या ये दिया है, दिस इज गोइंग टू बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। सो ये तुमको मालूम, दैट्स वाई यू नीड टू नो दिस, ओके। दैट्स वाई यू शुड नो द यूनिट्स ऑफ के for each order of reaction. It's very easy, you can see the pattern, चारों अगर एक साथ लिखोगे तुम तो तुमको पता चल जाएगा कि it's very easy to actually recall. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अपन, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, और देखते हैं किस तरह से होता है, ओके। सो ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर हम डिटेल में देखते हैं, सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन अपन डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, उसके इक्वेशन अपन डिराइव नहीं करते। सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर अ रिएक्शन ए टू बी, इसका जो ऑर्डर है दैट इज़ ज़ीरो, ओके। सो इसका रेट इक्वेशन मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, बेसिकली ए का पावर जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब क्या होता है कि रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, बराबर है। ज़ीरो ऑर्डर में क्या हो गया कि रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इज दिस क्लियर? Alright, so this is extremely important कि rate does not depend upon the concentration of the reactant, rate itself is constant, okay। अब ये जो equation है, this is differential form, isn't it? मेरे को अभी इंटीग्रल फॉर्म में इसको लाने का है, इंटीग्रल फॉर्म, तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इक्वेशन को, बराबर है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, इंटीग्रल फॉर्म में लाने का है, ओके। तो मेरे को भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। इसको मैं क्या करूँगा, या फिर इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, रेट इज़ कॉन्स्टेंट बेसिकली। ए का देखो रेट डिक्रीज हो रहा है, बट इट इज़ डिक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है, इट इज़ डिक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है।
तो मतलब तुम ए का कॉन्सेंट्रेशन चाहे जो भी ले लो, इसका जो डिक्रीज है ये कांस्टेंट रेट से होगा. दिस हैपन्स इन समथिंग लाइक अ रेडियो एक्टिव डीके. रेडियो एक्टिव डीके जो होता है दैट इज़ एट अ कांस्टेंट रेट. ओके, सो ये हमेशा डीके जो होता है दैट इज़ ऑलवेज एट अ कांस्टेंट रेट. इट्स काइंड ऑफ लाइक if you are heating something, the heat is provided is actually constant. Okay, so rate of whatever जो तुम heat provide कर रहे हो that is being provided at a constant rate. Okay, तो इसको मैं ये करता हूँ, dt को इस साइड में ले लेता हूँ. सो माइनस डी ए बाई डी टी, सॉरी माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी. ये मेरा डिफरेंशियल फॉर्म है. और अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को. ये इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम टाइम 0 to t. ओके, फ्रॉम 0 to t टाइम. ओके, सो k इज़ कांस्टेंट, तो k को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और दोनों इसको सॉल्व कर लिया. ओके, यूजिंग योर इंटीग्रेशन. तुमको मालूम ही है, मेरे से ज़्यादा अच्छे से मालूम है, सो यू शुड नो दैट, राइट. सो ये हो जाता है a नॉट माइनस a इक्वल टू के टी, बराबर है. ओके, दिस इज एक्चुअली a नॉट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम 0 and this is concentration of A at time t. ठीक है ना, ये अपन लिखते नहीं है but there is t there. Okay, so this is initial concentration, this is final concentration. Okay, initial concentration minus final concentration equal to kT. Okay, तो A is equal to A naught minus kT. ठीक है, तो ये अपना एक इक्वेशन हो गया. इसको मैं k के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, तो k हो जाएगा इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय t. क्लियर है क्या? दिस इज द k. सो दिस इज हाउ कैन कैलकुलेट k. रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर लेना है तो मैं क्या करूँगा, रिएक्शन को स्टार्ट करूँगा. मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो ऑब्वियसली मेरे को मालूम रहेगा. आफ्टर सम टाइम आई कैन कैलकुलेट द रेट, द कॉन्सेंट्रेशन. फिर कुछ टाइम 5 या 10 मिनट के बाद फिर से इसका कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूँगा. तो जो डिफरेंस रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी सम नंबर, और उसके लिए मेरे को टाइम कितना लगा. ठीक है, नाउ इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एक चीज़ तुमको समझ में आ रही है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दीज आर बेसिकली एनी 2 पॉइंट्स, इजंट इट? या अगर मेरा ये लाइन है बेसिकली एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग, सो इट इज़ डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ओके, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस ले रहा हूँ. दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2. ऑलराइट, और इसके लिए जो टाइम डिफरेंस आ रहा है उसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को k की वैल्यू मिल रही है. सिमिलरली आई कैन टेक दीज 2 पॉइंट्स. दीज 2 पॉइंट्स आर फार अपार्ट. ठीक है, और यहाँ पे मैं 0.1 और 0.2 ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूँ. तो दिस इज़ माई इनिशियल, दिस इज़ माई फाइनल डिवाइडेड बाय k. ओके, डिवाइडेड बाय t. या तो इसेंशियली यहाँ पे जो मेरे को k मिलेगा और यहाँ पे जो मेरे को k मिलेगा, इस कॉलेज k1 एंड k2, तो हम बोलेंगे k1 इज इक्वल टू k2. इट डजेंट रियली मैटर तुम कहाँ पे मेजर कर रहे हो, बिकॉज रेट जो कांस्टेंट जो है k, इट डज नॉट एक्चुअली डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. बराबर है. इवन एट दिस पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट्स है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन अलग है, राइट, बट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो इस प्रोसेस का जो रेट कांस्टेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सेम. अंडरस्टूड है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये इक्वेशन तुमको याद रखने हैं. मेक श्योर कि जब तुम पढ़ रहे हो तो ये इक्वेशंस तुम लिख लो. ओके, यू मस्ट राइट डाउन दीज इक्वेशंस. ओके, और इनको याद भी करना है. ठीक है, अगर मान लो इसी को मैं a और x के फॉर्म में लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये तुमको मालूम हो. ठीक है ना, ये मालूम रहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यू कैन एक्सप्रेस इट इन अ सिंपल फॉर्म. ओके, लेकिन ये इसलिए भी करते हैं अपन क्योंकि वी कैन गेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है ना, ये इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अपने को मिल सकते हैं. सो लेट्स से दैट A मोल्स अपना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है. सो A इज़ बेसिकली लेट्स से दिस. ओके,
और x moles of A forms product B. So concentration of B is this x. ठीक है ना? तो जितना A था वो कन्वर्ट, जो कुछ A था वो कन्वर्ट हो गया इनटू B. ओके, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, जो x है that can also be written as A माइनस एक्स, ठीक है ना, सॉरी, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. ओके, A एट कॉन्सेंट्रेशन टाइम T, ओके, द रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू A जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, ओके, और उसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जितना कन्वर्ट हो गया था विच इज़ x. स्टार्टिंग ये और जितना रिएक्ट हो गया, और जितना रिएक्ट हो गया वो सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो बचा रहेगा वो मेरे को मिलेगा. दिस इज़ द लेफ्ट ओवर ऑफ A. ठीक है ना, लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T ऑफ A. ओके, सो ये दो टर्म्स देख लो, ठीक है. सो A का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू A माइनस एक्स. ओके, दिस इज A कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, मतलब लेफ्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ इनिशियल माइनस व्हाट हैज़ बीन रिएक्टेड. ओके, और A नॉट इज इक्वल टू A. ओके, सो वो तो अपने को मालूम है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था दैट इज इक्वल टू A. ऑलराइट, तो जो अपना जो इक्वेशन था A नॉट माइनस AT, ओके, A नॉट माइनस A, मतलब यू नो दिस इज, ये लिखा था अपन ने A नॉट माइनस A एट टाइम T इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT. ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करूँगा. ओके, A माइनस एक्स, ओके, विच इज़ बेसिकली A नॉट माइनस AT, या इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, A माइनस एक्स इक्वल टू A माइनस KT. ओके, और इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो x इक्वल टू KT. x इज़ व्हाट, इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, अपन ने बोला था. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विच इज़ द कॉन्सेंट्रेशन फॉर प्रोडक्ट इज इक्वल टू KT. ये अंडरस्टूड है क्या? Yes, sir. डेरिवेशन, सिंपल इनफ डेरिवेशन है बेसिकली. ओके, सो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम. प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है. ये इसके पहले वाले इक्वेशन में अपन ने देखा था. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इट जस्ट इंक्रीजेस और इट जस्ट डिक्रीजेस linearly. समझ में आया? Let's take a review question. Okay, in a zero order reaction the rate of the reaction is not affected by how much reactant is taken. So the answer is true. Okay, zero order में जो rate है, okay, ये reactant के ऊपर डिपेंड नहीं करता, reactant के concentration के ऊपर डिपेंड नहीं करता. The rate is actually constant. ठीक है, zero order के लिए. सो जो डीके प्रोसेसेस होते हैं, रेडियोएक्टिव डीके फॉर एग्जांपल, इट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट इज़ कांस्टेंट. नेक्स्ट जो के देख रहे हैं अपन, दैट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अगेन वी टेक द इक्वेशन एंड वी राइट आवर रेट लॉ. ये अपना रेट लॉ हो गया, ठीक है. अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, इसको मैं भी इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो ए को मैं इधर ला लेता हूँ और इसको मैं इधर. सो दिस इज़ एक्चुअली, ठीक है ना. सो माइनस DA बाय A इक्वल टू KDT. ठीक है, और दोनों को, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ लेफ्ट और राइट को. ओके, फ्रॉम 0 टू टाइम T, और इसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म मेरे को आएगा ln A नॉट माइनस ln A इक्वल टू KT. ठीक है ना, इसको, ये जो फॉर्म है, ओके, दिस वन इट बिकम्स दिस, और ये KT ही हो जाएगा बेसिकली. सो ये अपना इक्वेशन हो गया. ओके, this is integrated rate equation. Okay, समझ में आया ना. this is a differential rate equation, this is integrated rate equation. लेकिन ये ln के फॉर्म में है, मेरे को इसको log to the base 10 के फॉर्म में लाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको रीअरेंज कर देता हूँ मैं. ln को a नॉट माइनस ln ना, ln a नॉट माइनस ln a था, तो इसको मैंने इस फॉर्म में ला लिया इक्वल टू KT. फिर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस तरह से. ठीक है, सो ये हो जाता है A नॉट इक्वल टू A एट टाइम T e टू द पावर KT. ठीक है,
और ये इक्वेशन अपन आगे देखेंगे बेसिकली. सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन. ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. सो ए टी, ठीक है, इसको ए टी के फॉर्म में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ई टू द पावर माइनस के टी. ये अपने को ध्यान में रखना है. तो जनरली अपने को फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालने को बोलते हैं, बट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछा है तो ये इक्वेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो ये. एक ध्यान में रख लो तो दूसरा तुम आसानी से उससे बना सकते हो. ठीक है. सो दिस इज अ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो गया, है तो इंटीग्रेटेड बट इट इज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है ना. मेरे को क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लाना है, बिकॉज ये मेरे को ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट करना आता है, इजंट इट. तो ये मैं आसानी से, और ये इक्वेशंस तुमको ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट करने होते हैं. सो व्हाट आई गोइंग टू डू इज़ गोइंग टू यूज़ दिस इक्वेशन. ठीक है ना. ln, ये वाला इक्वेशन ले लिया. ln को मेरे को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा. फिर इसको पहले तो t इधर ला लिया तो k का फॉर्म आ गया, एंड देन मैं मल्टीप्लाई दैट बाय 2.303. ln गेट्स कन्वर्टेड इन log टू द बेस 10, और ये मेरा जो इक्वेशन है दैट बिकेम लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है ना. रादर दैन यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन से तुम काफ़ी थियोरेटिकल क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. ठीक है. इससे और कैलकुलेशन के लिए तुम ये यूज़ कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है फॉर्म करना. अब देखो k जो है यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है. ठीक है. जीरो ऑर्डर में इट वॉज वेरी इजी, इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, इजंट इट. इट वॉज कॉन्स्टेंट या फॉर जीरो ऑर्डर. बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ओके, जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू, ठीक है, 2.303 बाई टी, राइट, log टू द बेस 10 initial concentration over final concentration. Okay, initial concentration over final concentration. Okay, this is another example of exponential decay process जो अपन ने देखे है basically. For instance, the rate of reduction of pressure in a cylinder when there is a leak. तो initially क्या होता है, ये basically अपन ने रेट देखा था ना, जो अपन ने देखा था इक्वेशन ग्राफ, isn't, जहाँ पे अपन ने टेंजेंट में आया था. दैट इज़ द सेम थिंग. जैसे गैस अगर लीक हो रहा है सिलेंडर में से, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा प्रेशर है तो ऑब्वियसली ज़्यादा गैस लीक होगा, isn't it? तो ज़्यादा रेट ज़्यादा है. और जैसे जैसे ये जो प्रेशर, जो इंटरनल प्रेशर डिक्रीज़ होते जाता है, तो रेट ऑफ लीक जो होता है वो भी डिक्रीज़ होता है. सो इसेंशियली क्या हो रहा है कि रेट कांस्टेंट जो है, ओके, या फिर रेट जो है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रेट कांस्टेंट है, ओके, के, ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है. ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट इट. नो, ज़्यादा प्रेशर है तो रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा रहेगा, और अगर कम प्रेशर है तो रेट कांस्टेंट भी कम रहेगा. ठीक है. इसको मैं ए और एक्स के फॉर्म में फिर से एक्सप्रेस कर सकता हूँ. लेट ए द इनिशियल मोल, ओके, एक्स क्या हो गया, इतना कन्वर्ट हो गया ए, तो लेफ्ट ओवर क्या रहेगा, लेफ्ट ओवर इज गोइंग टू बी ए माइनस एक्स. दिस इज गोइंग टू बी योर ए कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी. Alright, this is nothing but again a concentration at 0 times 0 initial concentration, and this is concentration of B. ठीक है ना. So जो A कन्वर्ट हो गया उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ. ठीक है. So this is basically A at time t A minus x या A naught is equal to A, और मैं इक्वेशन A naught की जगह A लिखता हूँ, A t की जगह A minus x लिखता हूँ, K t, और इसको सॉल्व करता हूँ तो तुमको ये इक्वेशन मिल रहा है. ओके, इफ़ यू वांट टू यू कैन रिमेंबर इट हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, बट यू नो इट्स बेसिकली फाइन. you don't actually need to remember these particular equations. This is actually important for us. Okay, so जो अपन इक्वेशन जो पहले देखे थे t के फॉर्म में या k के फॉर्म में, देखो t और k मैं सिंपली इंटरचेंज कर सकता हूँ. आई कैन गेट t, यू नो, फर्स्ट ऑर्डर में मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ दोनों को. Okay, without actually changing changing any equation. This is initial concentration, this is final concentration. Okay, so we can easily compute कि जैसे अगर मेरे को k की वैल्यू मालूम है, मान लो. Okay, so let's go back to this particular equation. मेरे को अगर k की वैल्यू मालूम है, ठीक है, k की वैल्यू मालूम है, तो टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर टू हियर
मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन, इजंट इट। और अगर मेरे को इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, टी मालूम है, टाइम ये ऑब्वियसली मेजर करूँगा ना मैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया, फिर 5 मिनट के बाद मैंने कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया फिर से फाइनल, राइट। आफ्टर फाइनल बोले तो आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट एट एनी टाइम इंटरवल टी, डजंट मीन कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, इट डजंट मीन कि रिएक्शन कंप्लीट होने की वेट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टी, ओके, एट सम पॉइंट। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक, ऐसा मैं मेजर कर रहा हूँ, ओके, हर 5 मिनट के इंटरवल पे। सो टी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 5 मिनट, या यहाँ पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, वो अब डिक्रीज़ होगा आफ्टर 5 मिनट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो के की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, इजंट इट। सो के की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होते जा रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये डिक्रीज़ हो रही है और कॉन्सेंट्रेशन ये डिक्रीज़ हो रही है, और दिस इज़ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, आई सेड इट इनकरेक्टली नो, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनफैक्ट दोनों वैल्यूज डिक्रीज़ हो रही है, इजंट इट। सो थोड़ा सा इमेजिन करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट एनीवे यू गेट द आइडिया, राइट, कि के की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ध्यान में रखना कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ बोलते हैं अपन, और यहाँ पे जो अपन बोल रहे हैं, यहाँ पे जो टर्म यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर में, कि किस हिसाब से अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है, ओके, जो द रेट एट विच द प्रोडक्ट इज़ बीइंग फॉर्म्ड, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिकवरी। और जो जैसे फॉर एग्जांपल नीट में जो तुम बोलते हो ना, बैक्टीरियाज डिवाइड होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं, उनका जो ग्रोथ होता है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देयर इज़ अ डिफरेंस हियर, ओके। ये जो टर्म देख रहे हो यहाँ से, मतलब एट द पॉइंट इट स्टार्ट्स एंड इस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ओके। ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, जिस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, ओके। बैक्टीरियल ग्रोथ जो बोलते हैं अपन, है ना, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरह से। सो एवरी टाइम द बैक्टीरिया एक्चुअली डिवाइड्स एंड यू गेट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल रिकवरी इज दिस विच इज़ समथिंग वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, ओके, विच इज़ व्हाट यू सी इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक रेट से बन रहा है। सो इनिशियली रेट ज़्यादा है, जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं रेट कम होते जाता है, और एट सम पॉइंट देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब जो रेट है वो ज़ीरो हो जाता है, समझ में आया, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड देन एक्सपोनेंशियल डिके इज़ बेसिकली दिस इज समथिंग वी सी इन रेडियोएक्टिव डिके। इनिशियली ज़्यादा होता है एंड देन इट डिकेज। सो डिके प्रोसेस जनरली ये कर्व फॉलो करेगी, ठीक है। सो वी गोना स्टॉप एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, या बाय बाय।